कि अंग्रेजों ने हमें आजादी देने की घोषणा की और आनन फानन में घोषित कर दिया कि भारत का विभाजन होगा और विभाजित भारत दो अलग देशों के तरीके से स्वतंत्र रहेगा। या दूसरी बात हमें बताई जाती है कि मुस्लिम लीग जो हठधर्मिता कर रही थी, उसके कारण हमारे नेताओं को ये मानना पड़ा और हमारा विभाजन हुआ। वास्तविकता इससे एकदम उलट है। मैं याद दिलाऊंगा कि जिस वक्त सर सैयद अहमद खान ने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसी समय उन्होंने घोषित किया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहां मुस्लिम राष्ट्र अलग है और हिंदू राष्ट्र अलग है। हमने उनका उपहास किया। हमने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं इनको कुछ ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, ये अपने ऐसे से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारे जो तब के राष्ट्रीय नेता थे वो इस मुगालते में रहे कि हम मुसलमानों को समझाएंगे, वो हमारे साथ राष्ट्रीयता के नाते एक हो जाएंगे और हम आगे इस भारत को स्वतंत्र मिलके बनाएंगे। मैं उदाहरण दूंगा कि 1920 में जब द्वितीय महायुद्ध के बाद, प्रथम महायुद्ध के बाद जो खिलाफत अंग्रेजों ने उखाड़ दी थी और तुर्कस्तान को अलग राष्ट्र घोषित किया था और तुर्कस्तान के खलीफा की जगह केमाल पाशा को नियुक्त किया था, उस वक्त हमारे देश में खिलाफत आंदोलन चला जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं था। वो विश्व को इस्लामिक बनाने की जो उनकी कल्पना है, उस कल्पना के हिस्से को ठेस पहुंची थी और उसके कारण उन्होंने ये आंदोलन भारत में चलाया था। वास्तविकता भारतीय राष्ट्र से कोई संबंध न होते हुए भी तब के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उसका समर्थन सिर्फ इसलिए किया कि चलो इस बहाने मुस्लिम समाज हमारे साथ आएगा और उसके बहाने हम एक होके सरकार के साथ लड़ेंगे। वो आंदोलन विफल तो होना ही था क्योंकि इस देश से उसका लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन उस आंदोलन के विफल होने के बाद उसका जो गुस्सा इस समाज ने उतारा, हो किसके ऊपर उतारा? उनको उतारना तो अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने किया था, लेकिन उनके खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो हम देखते हैं इतिहास में कि केरल में मलाबार एरिया में इन लोगों ने वहां के हिंदुओं को तकलीफ दी, उनके हजारों हिंदुओं को लूटा, उनका धर्मांतरण किया, उनकी बेटी बहुओं को भगा के लेके गए और इसके खिलाफ देश भर में कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके उलट हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने उन मोपलाओं को शूर मोपला का दर्जा दे दिया। तो यह परिस्थिति थी हिंदू की कि जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक नहीं था, लेकिन उसी समय आप अगर देखो तो इस्लाम मानने वाले राजनीतिक दृष्टि से सजग थे। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा, 1926 में सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया गया। वो बंबई प्रांत से अलग सिर्फ इसलिए किया गया कि उनको एक इस्लामिक प्रांत बनाना था। अब इसका विरोध हिंदू समाज को करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सिंध के जो हिंदू नेता थे वे भी इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे। उन्होंने सिंध को मान्यता दी कि चलो ये सिंध हमारे भाषाई प्रांत हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। इसको मान्यता देते वक्त हमने पहली नींव डाली इस विभाजन की। उसके बाद मैं आऊंगा कि जैसे अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास दोहराते हैं, तो हमने वही काम किया। हमने सर सैयद अहमद खान को तवज्जो नहीं दी। हमने वो ये जो आंदोलन हुआ मोपलाओं का, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कहा कि चलो मलबारियों का हिस्सा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरी बात जो 1926 में हमने मान्यता दी कि चलो ये भी हमारे भाई है, भले ही मुसलमान हो लेकिन भाषा तो एक ही बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज की जो मानसिकता है उसका अभ्यास हमने छोड़ दिया। इनका अभ्यास ऐसा है कि जब सांस्कृतिक विषय आता है, जब धार्मिक विषय आता है, तो सबसे पहले ये अपने धार्मिक विषय को प्रमुखता देते हैं, बाकी विषय सब बाजू हो जाते हैं।
ये बाद में हमने बांग्लादेश से भी सीखा। तो उस वक्त 1926 में हमने जब अलग सिंध को मान्यता दी, उस वक्त हमने इसको मान्यता दे दी। उसके बाद हम आते हैं कि जब 1947 का विभाजन का विषय आया, उस वक्त पंजाब में, बंगाल में आंदोलन खड़ा हुआ। वहां के नेता डटे रहे कि हमें अपने प्रदेश ज्यादा से ज्यादा कैसे भारत में शामिल हो। लेकिन हमारी स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारी स्थिति डावाडोल थी। हमारा कोई नेता वहां पे पैर जमा के खड़ा नहीं रहा कि सिंध का जो थरपारकर जिला है, जो राजस्थान से लग के है, हैदराबाद जिला है, कराची है, ये हमें मिलनी चाहिए। उसके लिए पूरे हिंदू समाज को अगर वो वहां उसका स्थलांतर करा लेते, वहां पे बहुमत करा लेते और वहां की ताकत लगा देते, तो शायद ये हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाता। लेकिन हमारे नेताओं ने वहां की अपना वहां जमीन जुमला बेच के वहां यहां उनका ट्रांसफर करा के वो 15 अगस्त 1947 से पहले ही भाग के आए। ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। सिंध में जो बचे खुचे थे उनका कोई नेतृत्व नहीं था। जो नेतृत्व था वो नया निर्माण हुआ, तरुणों का संघ के द्वारा निर्माण हुआ नेतृत्व था। आप कल्पना कीजिए कि जो अग्रणी थे वे तो सब भाग आए, लेकिन जो ये तरुण थे उनको द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी ने कहा कि आखिरी हिंदू जब तक इस भूमि से नहीं निकलेगा तब तक आपको यहां रहना पड़ेगा। वहां रहे, वहां की सरकार की त्रासदी सही, वहां के बम केस में इनको इन्वॉल्व किया गया, इसके बावजूद भी वो हिले डिले नहीं। आज अगर हम यहां कुछ जो जहां कम नरसंहार हुआ और हम यहां आके बसे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। और हमको उस इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए था कि हम, ठीक है कि हम सिंध छोड़ के चले आए, आगे क्या? हमारी पहली और दूसरी पीढ़ी का तो यह कर्तव्य था कि उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होकर यहां खड़ा रहना था। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भावी पीढ़ियों को उस इतिहास से अवगत कराने का कार्य हम लोगों को करना चाहिए था, जो दुर्दैव से नहीं हुआ है। हमारी आज की पीढ़ियां, उनको सिंध कहां है ये भी नहीं पता, सिंध में हमारी स्थिति क्या थी ये पता नहीं है, सिंध का हमारा इतिहास क्या है ये पता नहीं है। इससे तो परे जाके मैं कहूंगा हमारी भाषा भी उनको नहीं आती। ऐसी भयानक स्थिति में आज हमारा समाज है। तो इस स्थिति से इनको अगर उबारना है तो उस उबारने के लिए हम ये जो कार्यक्रम करते हैं सिंध स्मृति दिवस का, जिसको गए साल केंद्र सरकार ने भी मान्यता दी, उसकी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे मुरलीधर जी ने बताया कि इतिहास अगर भूल गए तो आपको इतिहास भूल जाएगा, आप भी नहीं बचेंगे। तो उसको बचाने के लिए हमें ये ध्यान में रहना पड़ेगा कि जिए सिंध को सिंधु देश के नाते हम समर्थन नहीं करेंगे। अखंड भारत में सिंध को शामिल करना, इसको समर्थन करना, क्योंकि सिंधु देश अगर बना तो उसका भी बांग्लादेश होने में देर नहीं लगेगी। हम ये याद रखें, हम ये याद रखें कि हमारा हिंदू होने का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को पहले बचाना है, उसके बाद हमारी सिंधी संस्कृति को बचाना है, और सिंधी संस्कृति को बचा के हम आगे जा सकते हैं। इसके लिए 47 क्यों हुआ उसको ध्यान में रखना, और उसके आगे ये भी ध्यान में रखना कि हम अपने को अति अल्पसंख्यक नाते ये ना समझे कि हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे सामने इजराइल का उदाहरण है। यहूदी कितने थे, लेकिन यहूदियों ने 2000 सालों से प्रयास किया कि हमारी भूमि वापस मिले। उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। द्वितीय महायुद्ध में दोस्त राष्ट्रों को मदद करके उनसे मान्यता ली कि आप हमारे लिए हमारा मुल्क दोगे। उस मुल्क में गए, दुनिया की अमीरी छोड़ के वहां के दलदल के जमीन को सींचा और अपना एक राष्ट्र बनाया। आज उस इजराइल हिब्रू भाषा में व्यवहार करता है। तो हम पहली अपनी भाषा संभालें, अपनी संस्कृति संभालें, और इस दिन हम प्रतिज्ञा करें
कि अगला जो चालिया है, अगला जो हमारा नए साल का उत्सव है, उसका बहराना सिंध में निकलेगा। जिए सिंध, जिए हिंद।